वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। अब यहाँ पर जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है कारखाना अधिनियम 1881 औद्योगिक श्रमिकों के वेतन को निर्धारित करने और श्रमिकों को ट्रेड यूनियन बनाने की अनुमति देने के उद्देश्य से पारित किया गया था। अब अगर आप बात करेंगे कारखाना अधिनियम 1881 की, तो सबसे पहली चीज़ आपको इस ईयर से ये बात समझ में आनी चाहिए कि उस समय किसका कार्यकाल चल रहा था। तो लॉर्ड रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन के टाइम पर ये एक्ट जो था इसको पारित किया गया था। अब जो यहाँ पर इसका पर्पस दिया हुआ है कि पहला पर्पस ये कि जो आपके औद्योगिक श्रमिक थे इनका वेतन बढ़ाना, मतलब वेतन निर्धारित करना, और दूसरा जो ट्रेड यूनियन बनाने की अनुमति देना, ये दो इसके ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बताए गए हैं। जबकि अगर आपने 1881 का कारखाना अधिनियम देखा है, पढ़ा है उसके बारे में, तो आपको एक चीज़ यहाँ पर समझ में आई होगी कि 1881 का जो ये अधिनियम था इसमें श्रमिकों की जो कार्य स्थिति थी, यानी कि जो उनका वर्किंग एनवायरनमेंट था, जो वर्किंग कल्चर था, उसके ऊपर सारी बात करी गई थी। ठीक है, अब वर्किंग कल्चर से मतलब क्या है? वर्किंग कल्चर से मतलब ये है कि कितनी एज तक के बच्चे या फिर जो बड़े हैं वो उसमें काम कर सकते हैं, कितने घंटे वहाँ पर काम करने के लिए रह सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर बताई गई थी। ना कि ये बताया गया था कि श्रमिकों का वेतन निर्धारित किया जाएगा और उनको ट्रेड यूनियन बनाने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है, सो इस तरीके से पहला स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि कितने वर्ष से कम के बच्चों को यहाँ पर रोजगार करने से मना करा गया था इस एक्ट में, कि एक पर्टिकुलर एज बताई गई थी कि उससे नीचे जो बच्चे हैं वो काम नहीं कर सकते। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। और कितने घंटों की यहाँ पर बात करी गई थी, कितने घंटे तक काम किया जा सकता है, ये दो चीज़ें यहाँ पर आपको बतानी है। चलो अब दूसरे स्टेटमेंट की बात करें। एन.एम. लोखंडे, ये ब्रिटिश भारत में श्रमिक आंदोलन को संगठित करने में अग्रणी थे। ये वाली बात यहाँ पर सही है, और ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने कपड़ा मिल मजदूर की जो कामकाजी परिस्थिति थी उसके लिए और जातीय और सांप्रदायिक मुद्दों के लिए इन्होंने बहुत काम किया। ठीक है, तो एन.एम. लोखंडे, इनका नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया सही स्टेटमेंट, तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला वाला तो हमारा सही नहीं है, तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर, जिसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किन श्रम संबंधी अधिनियमों को कोड ऑन वेज 2019 में सम्मिलित किया गया था, यानी कि उसको जो आपका एक्ट था उसके अंदर मिक्स कर दिया गया, उसको मिला दिया गया था। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। अब इसमें पहला दे रखा है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ये सही है, इसको कोड ऑन वेज 2019 इसमें समाहित किया गया था। दूसरा था आपका बोनस अधिनियम का भुगतान, इसको भी शामिल किया गया था। इसके बाद तीसरा जो है ठेका श्रम अधिनियम, इसको शामिल नहीं किया गया था। इसके बाद समान पारिश्रमिक अधिनियम, इसको भी शामिल करा गया था, यानी कि 1, 2 और 4 इन तीन को शामिल करा गया। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? जिसके अंदर 1, 2 और 4 हो, यानी कि ये जो आपका सी आंसर है, ठीक है, सी ऑप्शन है, ये हमारा आंसर होने वाला है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं।
सो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत में नियोजित अस्थायी श्रमिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। पहला यहाँ पर स्टेटमेंट है कि सभी अनियत कामगार कर्मचारी भविष्य निधि कवरेज के पात्र हैं। ये स्टेटमेंट सही है कि जितने भी लोग हैं जो अनियत कामगार हैं वो कर्मचारी भविष्य निधि के अंदर उनको कवर अप किया गया है, ये सही बात है। दूसरा है, सभी अनियत कामगार नियमित काम के घंटे और ओवरटाइम भुगतान के भी हकदार हैं, ये वाली बात भी यहाँ पर सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है कि एक प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खाते के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। सो आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा, जिसमें ये तीनों ही स्टेटमेंट कैसे करेक्ट दिए हों, तो 1, 2 एंड 3 यानी कि ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, 1 अप्रैल 2017 से उत्तर प्रदेश में अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है। अब ये कितनी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है ये बताना है। वैसे ये क्वेश्चन आएगा नहीं, काफ़ी पुराना है ये। ठीक है, तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, प्रतिमाह 7,400 रुपये। आंसर क्या होगा यहाँ पर, बी। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 270 नंबर का यहाँ पर ये क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल नहीं की गई है। अब ये विनिर्माण है, खनन है, बिजली है या फिर निर्माण है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा, निर्माण। इसको शामिल नहीं करा गया है भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में, जबकि जो विनिर्माण है, खनन है और बिजली है इसको शामिल किया गया है। ठीक है, सो ये चीज़ यहाँ पर याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया, निम्नलिखित में से किसे शहरीकरण वक्र में त्वरित चरण के रूप में जाना जाता है, पहले चरण को, दूसरे को, तीसरे को या फिर चौथे चरण को। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी यानी कि सेकेंड फेज। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली कितने फेजेस होते हैं, तो होते हैं आपके 3 फेज। ठीक है, अब जो पहला फेज होता है उसको क्या बोला जाता है, पहले फेज को बोला जाता है आपका प्रारंभिक अवस्था या फिर ग्रामीण प्रारंभिक समाज की जो विशेषता होती है, जिसमें कृषि और बस्तियों के बिखरे हुए पैटर्न की प्रधानता होती है, तो उसको प्रारंभिक अवस्था बोला जाता है, पहले वाले को। दूसरे चरण की बात करें तो दूसरा चरण, इसको बोला जाता है त्वरण चरण। ये वो मतलब सिचुएशन होती है जहाँ पर अर्थव्यवस्था का बुनियादी पुनर्गठन और सामाजिक ऊपरी पूंजी में निवेश होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा, दूसरा चरण या फिर मतलब त्वरित चरण, इसी को बोला जाता है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के लिए नई श्रृंखला जिसे 10 जून 2011 को भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था ने आधार वर्ष को 1993-94 से बदल दिया है। अब कौन से उससे बदला गया है, 2001-2 से, 2004-5 से या फिर 2008-9 या फिर 9-10। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन बी यानी कि 2004-5 से जो है, जो बेस ईयर है उसको शिफ्ट किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये भी आपका IIP के ऊपर ही है। इसमें पूछा गया है, इसमें क्या शामिल नहीं है जो भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक गतिविधियों को मापता है या उसका एक माप है। कौन सा है जो इसमें शामिल नहीं है, गैस और पानी की आपूर्ति, बिजली, विनिर्माण, खनन। तो ये जो है इसका एक पार्ट नहीं है, इसको शामिल नहीं किया जाता। अभी ऊपर भी हमने देखा था, बिजली, विनिर्माण और खनन जो है वो इसमें शामिल हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 274, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, भारत में औद्योगिक उत्पादन के समग्र सूचकांक में 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांकों का संयुक्त भारांक 37.90% है। निम्नलिखित में से कौन से उन 8 प्रमुख उद्योगों में से है। अब ये सीमेंट, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, उत्पाद, कपड़ा। अब आपको बताना है कि कौन से हैं जो कि 8 जो मेन वो हैं सेक्टर, उसमें से एक है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले किसकी, सीमेंट की, तो सीमेंट उसमें शामिल है। इसके अलावा उर्वरक की बात करें तो उर्वरक भी इसमें शामिल है, प्राकृतिक गैस भी इसके अंदर शामिल है, और अगर हम बात करते हैं रिफाइनरी उत्पाद की तो वो भी इसके अंदर शामिल है। जो 8 आपके मेन सेक्टर हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं कपड़ा की तो वो उसके अंदर शामिल नहीं है। सो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी 1, 2, 3 एंड 4।
इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर पूछा गया है आपसे, विश्व की जनसंख्या धर्म के आधार पर अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम दुनिया में बात करें कि कौन से धर्म के लोग हैं, तो सबसे ज़्यादा कौन से धर्म के हैं आपके ईसाई, उसके बाद मुस्लिम का नाम आता है, फिर हिंदू आता है, फिर आते हैं आपके बौद्ध। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक भार दिया जाता है? कोयले को, बिजली को, उर्वरक को या फिर इस्पात को? तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी यानी कि बिजली। सबसे ज़्यादा भारांक किसको दिया जाता है? बिजली को। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आपसे, वर्ष 2000-2001 के दौरान निम्नलिखित उद्योगों में से किस एक में भारत ने उच्चतम विकास दर जो है उसको दर्ज किया था? ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? स्टील यानी कि ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपसे पूछा है कि सही स्टेटमेंट कौन सा है। पहला स्टेटमेंट है, इंदिरा गांधी के अधीन भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का जो था वो राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है, अब कोयला ब्लॉकों का आवंटन लॉटरी के आधार पर किया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर है जिसमें बात करी गई है कि अभी हाल तक भारत घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करता था, लेकिन अब भारत कोयले के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। सो इन स्टेटमेंट की बात करें, पहला जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है कि इंदिरा गांधी के अधीन जब भारत की सरकार थी तो उस टाइम पर कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन किया गया था। दूसरा जो यहाँ पर दे रखा है कि कोयला ब्लॉकों का आवंटन लॉटरी के आधार पर किया जाता है, ये स्टेटमेंट गलत है। ना ही अभी हाल तक भारत में जो घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए निर्यात करते थे, अब हम आत्मनिर्भर हो गए, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो सही आंसर क्या होगा? ओनली वन या फिर केवल एक। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन घटते क्रम में लिंग अनुपात यानी कि जो सेक्स रेशियो है मेल फीमेल का 2011 के अकॉर्डिंग का सही अनुक्रम प्रदान करता है। सो अगर हम बात करें कि इसकी जो लिंग अनुपात है तो ये बांग्लादेश में, फिर पाकिस्तान में, ये हम जा रहे हैं कैसे? अनुक्रम, सही अनुक्रम प्रदान कर रहा है, फिर भारत और फिर चाइना, ये इसका सही अनुक्रम है। ठीक है, सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME अधिनियम 2020 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। पहला है, भारत सरकार ने 13 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज में MSME की परिभाषा में संशोधन की घोषणा की। दूसरा है, परिभाषा में बदलाव 1 जून 2020 से प्रभावी है। तीसरा है, नई परिभाषा में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस यूनिट्स के वर्गीकरण का एक ही फॉर्मूला है। सो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, और ये सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो ये गलत है, थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा? केवल 1 और 3। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि 281। यहाँ पर पूछा गया है, 1991 की औद्योगिक नीति में सामान्य एवं सहायक इकाइयों के लिए नवीकृत लघु उद्योगों हेतु निवेश राशि ये कितनी थी? ठीक है, इसमें निवेश राशि के बारे में पूछा है, तो सही आंसर क्या आएगा आपका? 60 लाख रुपए और 75 लाख रुपए। ये सामान्य और सहायक इकाइयों के लिए स्वीकृत लघु उद्योगों हेतु निवेश राशि थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 282। इसमें पूछा गया है, भारत में 1 करोड़ रुपए तक के निवेश और 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले व्यवसायों को क्या बोला जाता है? ठीक है, इन व्यवसायों को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है आपका सूक्ष्म उद्यम, इस नाम से जाना जाता है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम, ये 3 तरीके के उद्यम होते हैं, एंटरप्राइज होते हैं, इनमें कितना कितना इसके अंदर इनका टर्नओवर होना चाहिए, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम किस वर्ष जो था इसको पारित किया गया था? तो आपको वो ईयर बताना है। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? 2006, वर्ष 2006 में इसको पारित किया गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, ये आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि भाई लघु उद्योग ज़्यादातर मामलों में बड़े पैमाने के उद्योगों की तुलना में कुशल और प्रतिस्पर्धा नहीं होती उनमें, फिर भी सरकार
छोटी फर्मों की उत्पादों की श्रेणी में अधिमान्य उपचार और आरक्षण प्रदान करती है, क्योंकि लघु उद्योग जो है वो प्रति इकाई पूंजी परिनियोजन के आधार पर उच्च रोजगार प्रदान करते हैं। सही बात है। दूसरा, उद्योगों और आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्रीय फैलाव को बढ़ाते हैं। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है, मतलब बताया गया है, बड़े पैमाने की तुलना में निर्मित उत्पादों के निर्यात में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। इसके बाद कम कौशल वाले श्रमिकों को रोजगार प्रदान करते हैं, जिन्हें अन्यथा रोजगार के अवसर कहीं और नहीं मिलते। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि केवल 1 और 2 जो है वो यहाँ पर सही है। इसके बाद आज के इस वाले सेशन के आखिरी क्वेश्चन पर आ गए हैं। यहाँ पर पूछा गया है, भारत जैसे विकासशील देश में छोटे पैमाने और कुटीर उद्योगों को मुख्य रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि वे धन वितरण को समान करने में मदद करते हैं, बड़े रोजगार के अवसर पैदा करते हैं, या फिर कम लागत पर उत्पादन करते हैं, या फिर कम पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। किस वजह से इनको प्रमोट करना चाहिए एमएसएमईज को? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी, क्योंकि बड़े पैमाने पर ये रोजगार पैदा करते हैं। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, प्रीवियस वीडियोज़ को देखिए और उन वीडियोस को रिवाइज ज़रूर करिए। बाकी कुछ भी आपका सजेशन है, फीडबैक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है? तो तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।